नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर भाजपा विधायक विनोद का बयान सामने आया है। चमोली विधायक विनोद का कहना है कि राज्य सरकार राज्य की जनता के अनुरूप सभी कार्य कर रही है। कैबिनेट में अभी कुछ लोगों की कमी होने के बावजूद सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। राज्य बनने से पहले केवल 2 कमिश्नरी से कार्य होते थे, आज भी 2 कमिश्नर हैं। उसके बावजूद सरकार सभी कार्यों का निस्तारण सही समय पर कर रही है। वहीं चमोली विधायक ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार का मामला हमारा अपना मामला है, कांग्रेस का इससे कोई सरोकार नहीं है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दनसोनी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कैबिनेट का विस्तार न करना भाजपा की छोटी सोच है। तमाम ऐसे विभाग हैं जिनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, कार्य अधूरे पड़े हैं, तमाम कमियां विभागों में हैं, लेकिन भाजपा को फिर भी कोई कमी नजर नहीं आती। उनको तो चाहिए कि वह मुख्यमंत्री को भी हटा दे, सरकार तो वैसे भी चल ही जाएगी। कह रहे हैं मुख्यमंत्री को भी हटा दो, मंत्रिमंडल किस लिए चाहिए, मुख्यमंत्री को भी हटा दो, ये प्रदेश फिर भी अच्छे से चलेगा, कहीं बेहतर ढंग से चलेगा। अगर इतनी छोटी सोच है भाजपा के प्रवक्ताओं की और नेताओं की कि 12 सदस्यों का हमारा मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री को मिलाकर उसमें से 5 मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं, तो विभागों को पूर्णकालिक मंत्री नहीं मिल पा रहे हैं, विभागों के साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है, विभागों की जो कमियां हैं, जो टेक्निकलिटीज हैं, जो लूप होल्स हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, उस पर किसी की नजर नहीं जा रही। एक एक मंत्री को उसकी कुब्बत, उसकी हैसियत से ज्यादा, उसकी काबिलियत से ज्यादा आपने जो है विभाग थोप दिए हैं, और वो न्याय एक के साथ भी नहीं कर पा रहा। कई विभाग हमारे बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं, ऐसे में उन विभागों को पूर्णकालिक मंत्री की जरूरत है। तो आप कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास के साथ समझौता कर रहे हैं, जनता के विकास के साथ समझौता कर रहे हैं, जो आप जो है मंत्रिमंडल का विस्तार यदि नहीं करते हैं तो। इसी के साथ ही हमारे सहयोगी सतीश कोठारी हमसे जुड़ चुके हैं। सतीश, कैबिनेट विस्तार में देरी क्यों हो रही है? देखिए, मैं बात करूं तो इस समय उत्तराखंड में 5 पद खाली हैं कैबिनेट में। तो 5 पदों के लिए बड़ी मशक्कत चल रही है। लगभग 3 साल सरकार को बीत गए हैं, जिसमें कि एक मंत्री उनकी मृत्यु हो गई थी, दूसरे ने इस्तीफा दे दिया, और तब जाके 5 पद खाली हैं। लेकिन आज तक कैबिनेट विस्तार 6 पद खाली है, कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा है। तो उसमें जनता के काम भी रुक रहे हैं, और हमेशा सरकार, जब भी सरकार से ये पूछो तो कह रहे हैं हो जाएंगे, जल्दी होंगे, पर लेकिन अभी तक हो नहीं पाए। 2 साल कुल रह गए सरकार को। अब 2 साल में कितने क्या करती है, क्या नहीं करती है, सारे जो है वो खुद सीएम ने अपने विभाग सीएम के पास है। लेकिन वही विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जब मंत्री पद भरने ही नहीं है तो क्यों फिर मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है। जनता जो परेशान है वो फिर खुद शासन खुद करेगा, खुद अधिकारी सारे काम कर लेंगे जब मंत्रियों की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जिस तरीके कल भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पहले यूपी के टाइम पे सिर्फ वो 2 कमिश्नर थे, वो उत्तराखंड को चला लेते थे, अब तो फिर भी सरकार है हमारी। लेकिन यही छिटाकसी चल रही है, आपसी वो चल रहा है, लेकिन अभी तक मंत्री पद विस्तार नहीं हो पाया। और देखना लगातार यही चल रहा है कि जल्दी होंगे, लेकिन कब होंगे ये पता नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, हमें यह जानकारी देने के लिए। बागेश्वर में हर साल कत्यूर महोत्सव मनाया जाता है। आपको बता दें, इस वर्ष कत्यूर महोत्सव 13 से 15 अप्रैल तक मनाया जाएगा। कत्यूर महोत्सव भव्य रूप से मनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कत्यूर महोत्सव को लेकर दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मंत्री शिव सिंह ने महोत्सव को लेकर दिशा निर्देश भी दिए और कहा कि महोत्सव के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी। बैठक में सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और कहा कि कत्यूर महोत्सव जनपद का एक महत्वपूर्ण महोत्सव है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एवं पर्यटक प्रतिभाग करते हैं। सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करेंगे और महोत्सव को सफल बनाना है।
तमाम लोगों ने आज इस बैठक के माध्यम से अगली तिथि हमने कल बैठक की तिथि तय करी है और मेरा रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह करा कि उस महोत्सव के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस महोत्सव में आएंगे भी। मैं सभी लोगों से आग्रह निवेदन करूंगा कि सब लोग मिलकर इस महोत्सव को विगत वर्ष हम जो भव्य और दिव्य बनाते हैं, इस वर्ष भी हम उसको और भव्य दिव्य बनाने के लिए सब स्थानीय जन मिलकर उसमें काम करेंगे। सभी लोगों का मैं आज की बैठक में आए सभी लोगों का धन्यवाद भी करूंगा और विशेष रूप से अपने तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से भी आग्रह निवेदन करूंगा कि हम सब लोग मिलकर एक भव्य कच्चे महोत्सव में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उत्तराखंड चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले एक टेंशन भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले घोड़े और खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस मिला है। यात्रा रूट पर 12 अश्ववंशीय पशुओं में वायरस मिलने के बाद धामी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मंगलवार को सचिवालय में बैठक आयोजित कर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले और यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों की वायरस को लेकर ठीक ढंग से स्क्रीनिंग पर फोकस करने को कहा। मंत्री बहुगुणा ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि लापरवाही करने वाले अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। बैठक में अफसरों ने कैबिनेट मंत्री बहुगुणा को जानकारी दी कि रुद्रप्रयाग में 12 अश्ववंशीय पशुओं में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है, जिन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में केदारनाथ और यमुनोत्री धाम घोड़े खच्चरों से सफर करते हैं। राज्य के बाहर से भी यहां घोड़े खच्चर आते हैं। विभागीय मंत्री ने पशुपालन विभाग के अफसरों को राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा कि कोई भी घोड़ा बिना स्वास्थ्य परीक्षण के जाने नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड के 5 जिलों के सभी घोड़े खच्चरों के सीरोलॉजिकल सैंपल लिए जाएंगे, जिनकी जांच इंडियन वेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मुक्तेश्वर में कराई जाएगी। यदि कोई अश्ववंशीय पशु पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे क्वारंटीन किया जाएगा, फिर 12 दिन बाद उसका सैंपल लेकर जांच कराई जाएगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे यात्रा में ले जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित मालिक को यह रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट 30 अप्रैल को खोले जाएंगे। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को दर्शनार्थ के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खोले जाएंगे, जबकि श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलेंगे। इसी के साथ ही हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़े हुए हैं सतीश कोठारी जी। सतीश, प्रशासन के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती है और सरकार क्या क्या उपाय कर रही है? बात करूं चारधाम यात्रा की, चारधाम यात्रा एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। आपने देखा हो पिछले साल जिस तरीके से दिक्कतें हुई और खुद मुख्यमंत्री पे आरोप लगे हैं कि ये जो है यात्रा का रूट डाइवर्ट किया गया है, कुमाऊं की यात्रा की गई है, तो उसको लेकर लगातार जो है जिस तरीके से ये चारधाम यात्रा होती है वो एक विश्व की यात्रा होती है कि ना कि उत्तराखंड की यात्रा होती है, तो ये विश्व की यात्रा होती है। उसको लेकर चाहे मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं, 16 विभाग टोटल यात्रा में होते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करूं, खुद बीकेटीसी की बात करूं, चाहे मैं बात करूं ये आपदा की बात करूं, तो सभी लोग इतने जोरों शोरों से लगे हुए हैं कि यात्रा में कोई कमी न हो और यात्रा को लेकर कहीं पे कोई चूक न हो, इसको लेकर लगातार सरकार जो है कमर कस रही है और सरकार ने लगातार इस तरीके से कर रखा है कि यात्रा में कहीं पे कोई दिक्कत न हो, वहां का चाहे श्रद्धालु कहीं से। सबसे बड़ी खास बात ये रखी है कि 12 भाषाओं में जो है इसका प्रचार प्रसार चल रहा है। एक भाषा में नहीं, 12 भाषाओं में प्रचार प्रसार चल रहा है और इस समय लोकल फॉर वोकल के लिए भी बढ़ावा दिया गया है कि यहाँ के उत्पाद को लेकर काफी बढ़ावा दे रही सरकार। तो उस यात्रा को लेकर सुगम बनाने के लिए, सुचारू बनाने के लगातार जो है हर विभाग जो है यात्रा रूट पे खड़ा मिलेगा और यात्रा में कोई कमी न हो, इसको तो बिल्कुल ही कोताही नहीं बरती जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले ट्रैफिक पुलिस हरिद्वार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गई है।
बृहस्पतिवार को डायरेक्टर ट्रैफिक नारायण सिंह नपचियाल ने हरिद्वार पहुंचकर जिला पुलिस के साथ बैठक की। रोशनाबाद स्थित पुलिस ऑफिस में आयोजित मीटिंग में चारधाम के ट्रैफिक रूट, बैरियर के लिए स्थान और पुलिसकर्मियों के डिप्लॉयमेंट को लेकर चर्चा की गई। डायरेक्टर ट्रैफिक का कहना है कि चारधाम यात्रा और आगामी कुंभ 2027 के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था के हर पहलू का ध्यान रखकर व्यवस्था बनाई जा रही है। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन ने चारधाम यात्रा के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। शीतकाल के बाद अब चारों धाम के कपाट भक्तों के लिए खुलने जा रहे हैं। चूंकि इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु देवभूमि में पहुंचते हैं। ऐसे में यहां श्रद्धालुओं के सफर को सुगम बनाने के लिए जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। बीकेटीसी के मुख्य अधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि चारधाम यात्रा को सुगम सरल बनाने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन समेत तमाम विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग सड़कों को सही करने में जुटा है। वहीं बर्फ से ढके रास्तों को साफ करने के लिए भी लेबर लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, लगातार सारे विभाग इसमें बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस है और जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट हैं, सब लोग बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। और जो रास्ते हैं आपको पता बिल्कुल इसमें ठीक हैं। और बर्फ़, जैसे केदारनाथ में बर्फ़, वहाँ पे अब लगातार लेबर काम कर रही है। बद्रीनाथ में भी आप बर्फ़ है अभी, लेकिन वो लगातार मुझे लगता है आने वाले समय में अप्रैल में थोड़ा टेम्परेचर हाई होगा तो बर्फ़ मुझे लगा 10 और 15 अप्रैल के बीच पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी और कम से कम रास्ता जाने आने के लिए योग्य हो जाएगा। और जगह जगह जहाँ सड़कें, वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट जो है लगे काम, पीडब्ल्यूडी हैं और दूसरे अदर डिपार्टमेंट है जो इस कार्य को देखते हैं, वो लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोनों जिले के हमारे जिलाधिकारी महोदय भी लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे दर्शन होंगे सभी श्रद्धालुओं को। कोई भी किसी को दिक्कत आने की इस बार संभावना नहीं है। हरिद्वार में लाखों का गड़बड़ झाला करने वाले ग्राम विकास अधिकारी को सरकारी धान की वसूली की जाएगी। साल 2017-18 में बहदराबाद ब्लॉक के सजनपुर पीली में बनाए गए आंगनवाड़ी केंद्रों में खर्च हुए 5 लाख रुपए को तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी रहे दिनेश कुमार सैनी ने 10 लाख रुपए दर्शा दिए और ठीक से पैसे का हिसाब भी नहीं दिया। सीडीओ आकाश कोंडे द्वारा निर्देश दिए जाने पर हुई जांच में सच्चाई का खुलासा हुआ, जिसके बाद सीडीओ ने आरोपी अधिकारी के वेतन से 5,13,000 रुपए की वसूली करने के आदेश दिए हैं। ब्लॉक भादराबाद में बाल विकास विभाग और नरेगा के कन्वर्जन से जो आंगनवाड़ी हमारी बनती है, उसमें हमारे ग्राम विकास अधिकारी ने जो हमारी आंगनवाड़ी बन रही थी उसमें जो खर्चा है वो पूरा 10 लाख के आसपास का दिखाया था। जबकि जब भौतिक सत्यापन के लिए टीम भेजी गई और वहां एमबी की गई तो वो 5 लाख ही काम वहां पे पाया गया और जिसके सापेक्ष जो 5 लाख की है जो वसूली बनती है, जिसमें जो पेमेंट है वो गलत तरीके से किया गया है और जिसमें ग्राम विकास अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु और वसूली हेतु लिखी गई है। पौड़ी में यूसीसी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। महानिबंधक समान नागरिक संहिता डॉक्टर वी षडमुगम ने यूसीसी के सफल क्रियान्वयन के लिए श्रीनगर में बैठक ली। इस दौरान उन्होंने उप निबंधकों की शंकाओं का समाधान करते हुए भी सुझाव दिए। उन्होंने पंजीकरण को जटिल बनाने की बजाय इसके सरलीकरण पर जोर देने को कहा ताकि आवेदकों को असुविधा न हो। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि पंजीकरण के लिए जिले में 10 निबंधक और 182 उप निबंधकों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि यूसीसी पंजीकरण में पौड़ी जिले ने तेजी से कार्य किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि पंजीकरण में जो भी समस्याएं आई हैं उनका समाधान किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वन ग्रामों के निवासियों के दस्तावेजों की कमी होने में पंजीकरण में दिक्कत आ रही है। महानिबंधक ने सभी उप निबंधकों को कहा कि वन ग्रामों में पंजीकरण के लिए जो भी व्यवस्था की जा सकती है इसका प्रस्ताव बनाकर नोडल अधिकारी को दें, जिससे नोडल अधिकारी इस प्रस्ताव को शासन में भेज सकेंगे। उन्होंने उप निबंधकों को निर्देश देते हुए कहा कि वे जांच अधिकारी बनने के बजाय आवेदकों के दस्तावेजों की सत्यता जानते हुए आवेदनों को स्वीकृत करें। यदि उन्हें किसी दस्तावेज में संदेह होता है तो संबंधित विभाग से सत्यापन कराएं और कार्य में तेजी लाएं।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। लालकुआ में वन तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लालकुआ के तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन की एसओजी टीम ने बीते 6 महीने के भीतर वन तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में एसओजी टीम ने लगभग 50 से अधिक मामले दर्ज किए हैं, जिसमें एसओजी टीम ने लगभग 1 दर्जन से अधिक वन तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इनमें 2 वन तस्कर मोस्ट वांटेड हैं, जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। इस कार्रवाई से वन तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन में तैनात एसओजी प्रभारी कैलाश तिवारी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने पिछले 6 महीने में अवैध खैर तथा सागौन तस्करी के अलावा जंगली वन जीव जंतु शिकार में लिप्त वन तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक केस दर्ज कर उनमें शामिल लगभग 1 दर्जन से अधिक वन तस्करों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। साथ ही टीम द्वारा बड़ी मात्रा में छोटे बड़े वाहनों को भी सीज किया गया है। इसके साथ ही 2 मोस्ट वांटेड वन तस्करों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। इस कार्रवाई से वन तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। एसओजी प्रभारी कैलाश तिवारी ने बताया कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशन पर एसओजी टीम अवैध लकड़ी तस्करों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन में लकड़ी तस्करी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत में आईपीएल 2025 का सीजन खेला जा रहा है। ऐसे में ऑनलाइन सट्टा खेलने वाली सटोरी गैंग एक्टिव हो जाती है और सटोरिये बेखौफ होकर आईपीएल सट्टा कारोबार चलाते हैं। पूर्व में भी कई ऐसी गैंगों पर उत्तराखंड साइबर क्राइम द्वारा प्रहार कर सटोरियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। वहीं सीओ देहरादून साइबर क्राइम अंकुश मिश्रा ने एक बार फिर ऐसे लोगों को सावधान किया है। सीओ मिश्रा ने कहा कि फिलहाल तो अभी हमारी ओर से इसमें कोई गिरफ्तारी या एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इस पर लगातार निगरानी की जा रही है। अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हमारी एसटीएफ टीम द्वारा टीम चिन्हित कर लोग बैरिकेडिंग कर रेड डाली जाती है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व में भी ऐसे लोगों पर रेड कर सलाखों के पीछे भेजा गया है। अगर भविष्य में ऐसी शिकायत हमें मिलेगी तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। कि अभी तो इस टाइप से कोई हमारा वो नहीं है, अभी कोई गिरफ्तारी या कोई ऐसा एक्शन तो हमने नहीं लिया है, बट ये है कि इस पे लगातार निगरानी की जाती है। और अगर हमें कोई शिकायत मिलती है, क्योंकि हम तो नॉर्मली जैसे अगर मैं बात करूंगा हम तो साइबर स्पेसिफिकली देखते हैं, पर जो हमारी एसटीएफ की अन्य टीमें हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम या संगठित क्राइम इस टाइप से देखती है, तो उनको हम क्या कहते हैं चिन्हित करके हमने पहले भी इस टाइप से जो गैम्बलिंग या बेटिंग करते हैं उसमें हमने कई बार रेड डाली है, जिसमें मैं भी कई बार गया हूं। मैंने भी 1-2 टीम है एज अ टीम को लीड किया है और लोगों को गिरफ्तार किया है। तो अगर हमें कोई ऐसे मुखबिर खास या कहीं से इन्फॉर्मर से इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ पे कोई गैम्बलिंग या बेटिंग चल रही है, तो उसको हम प्रॉपर्ली वेरीफाई करेंगे और उस पर जो भी लीगल एक्शन होगा लीगल एक्शन ली जाएगा। उत्तराखंड का नाम एक बार फिर से गर्व से ऊंचा हुआ है। प्रदेश के प्रसिद्ध जादूगर देवाशीष मंडल को आगरा में आयोजित 3रे स्वर्गीय ओपी शर्मा स्मृति सम्मान समारोह में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड और दिव्य आत्मज्ञान फाउंडेशन द्वारा गोल्ड मेडल, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें जादू की दुनिया में उनके विशेष योगदान और वर्षों की साधना के लिए प्रदान किया गया। इस विशेष समारोह में देवाशीष मंडल के पुत्र को भी विजय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह गौरवपूर्ण बात है कि पूरे उत्तराखंड से केवल पिता पुत्र की इस जोड़ी का चयन इस सम्मान के लिए किया गया। सम्मान समारोह देवाशीष मंडल के लिए एक यादगार पल बन गया, जहां न केवल उनकी कला को बल्कि उनके समर्पण और मेहनत को भी देश भर से आए गणमान्य लोगों ने सराहा। मुझे टोटल अब तक 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं और अभी आगरा में जो हुआ उसमें मेरे को 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले। मैजिक मैं 74 से जब मेरी उम्र मात्र 7 साल की थी, मैं तब से मैजिक से जुड़ा हूं। हमारे शहर में उस समय के ग्रेट मैजिशियन बीएन सरकार जी का शो लगा था, उनके शो से मैं प्रेरित होकर जब मैं 7 साल का था तभी से मैं मैजिक कर रहा हूँ और आज मैं 58 का हूँ, 51 साल मुझे हो गए हैं, मैं अब तक शो कर रहा हूँ। वेपन्स में 3 गोल्ड मेडल मैं अपने स्टेट के लिए ला चुका हूँ और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है इस नए गेम में और इसमें गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट है।
हम मार्शल आर्टिस्ट को और फेडरेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूं मैं। और आगे आने वाले समय में मैजिक में भी, मार्शल आर्ट्स में भी, अपने स्टेट के लिए भी और अपने कंट्री के लिए भी बहुत सारे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स मिलाने वाला हूं। दिनेशपुर में बसंती पूजा की शुरुआत की गई। दिनेशपुर दुर्गा मंदिर परिसर में महिला संगठन के द्वारा 5 दिवसीय देवी बसंती पूजा की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा की भांति बसंती देवी की भी पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा की मूर्ति के जैसे ही बसंती माता की मूर्ति बनाई जाती है, वहीं विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आज सप्तमी पूजा के साथ पूजा की शुरुआत कर दी गई है। जो भी माय का भक्त है, नवो दुर्गा रूप में आराध्य देवी आदि शक्ति महामाया, मैं यही बोलूँगा, मेरी यही प्रार्थना है, सब मिलके जन जन में कन कन में आदि शक्ति है, सब मिलके हमसे कन कन शक्ति का आदि शक्ति का सेवा करें। हम निवेदन करें चरण में, माँ हमारा सामने आविर्भूत हो, मायर चरण शक्ति त्रिनयन शक्ति हमारे ऊपर वर्षा रूपी आशीर्वाद रूपी पड़े। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।